और इससे पहले कि मैं आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताऊं, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोर्स क्या होता है। तो एनी एक्सटर्नल पुश और पुल जो या तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे या फिर अगर चेंज ना भी कर पाए तो चेंज करने की एटलीस्ट कोशिश करे। कहीं कहीं तो फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है। जैसे आपके पास मान लीजिए ये जो चेयर रखी हुई है, अगर आप उसको पुश करो या पुल करो तो हो जाएगी, और अगर आप अपने कमरे में प्रेजेंट दीवारों की स्टेट को बदलने की कोशिश करो जो रेस्ट में है, तो आप दीवारों को पुश करते रहो, आप दीवारों को हिला ही नहीं पाओगे। अब ये जो फोर्सेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके लिए बॉडी का फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना कंपलसरी है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस, टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर लगता है, स्प्रिंग के अंदर लगने वाले स्प्रिंग फोर्सेस, ये सभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से? जो बॉडीज के बीच में तब भी लगते हैं जब उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कि हमारी अर्थ को सन इतना दूर होने के बाद भी अट्रैक्ट करता है, तो ये कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ऑल आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये जो भी फोर्सेस मैंने आपको बताए, चाहे कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उनको बेसिकली हम चार फंडामेंटल फोर्सेस में से किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। आपको याद है आइजैक न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि अगर कोई भी एक मास m1 दूसरे मास m2 से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो ये दोनों ही मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पहला वाला मास दूसरे वाले के पास जाना चाहता है, दूसरा वाला पहले के पास आना चाहता है, और उनके बीच में लगने वाला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना होता है? g m1 m2 बाय r²। इसी फोर्स की वजह से हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे बेसिक फंडामेंटल फोर्स है। दूसरा फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके लिए चार्जेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर मैग्नेट रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पर मैंने मासेस के बीच में दिखाया है, चार्जेस के बीच में भी एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम नेचर के हों चार्जेस तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट हों तो अट्रैक्ट करते हैं। और मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो दो मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल्स नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन दोनों ही फोर्सेस को आप कंबाइंडली किस में डाल सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। क्योंकि पहले तो ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग है, लेकिन मैक्सवेल ने जैसे ही अपनी इक्वेशंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट किया तो अब इन दोनों को कंबाइंडली कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब तीसरा जो फंडामेंटल फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखता है। कभी आपने सोचा है कि दो प्रोटॉन्स पर सेम चार्ज होने के बावजूद वो न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं, दोनों प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपेल करेंगे और बाहर निकल कर आने चाहिए न्यूक्लियस से। फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल कर आते? तो जहां कहीं भी फिजिक्स किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती वहां वो एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे चीजों। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसमें चार्ज का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, चाहे दो प्रोटॉन हो चाहे दो न्यूट्रॉन हो जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स है, या फिर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, सभी के बीच में ये सेम स्ट्रेंथ से लगता है। अब कभी कभी क्या होता है कि उसी न्यूक्लियस के अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस डिके होकर के कुछ पार्टिकल्स को रिलीज कर देता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। अब साइंटिस्ट फिर से कंफ्यूज हो गए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये पार्टिकल्स बाहर क्यों निकल कर आ रहे हैं? तो वहां फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आप देख पा रहे हो कि दूसरा फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है
क्योंकि पहला वाला फोर्स उस फिनोमेना को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे बाइंड होते हैं उसको एक्सप्लेन कर देता तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं आता। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होता, न्यूक्लियस से कुछ बाहर नहीं निकल कर आता, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं आता। तो ये जो दूसरा फोर्स है वो इस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि पिछला वाला फोर्स उस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि इन सारे ही फिनोमेना को कोई एक फोर्स ही गवर्न कर रहा हो जिसके बारे में ना अभी मुझे पता है, ना तुम्हें पता है और ना ही किसी दूसरे फिजिसिस्ट को पता है। और जिस भी दिन साइंटिस्ट ने या फिजिसिस्ट ने एक ऐसा फोर्स फाइंड आउट कर लिया जिससे ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक्सप्लेन हो जाए, मैग्नेटिज्म भी एक्सप्लेन हो जाए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए, वही एक फोर्स होगा जिसे हम कहेंगे फंडामेंटल फोर्स, जिससे के सारे फोर्सेस मिलकर के बने हुए हैं। अब बात करूं इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और कमाल की बात क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होने के बावजूद हमारे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस में सबसे ज्यादा रोल ग्रेविटी का ही है। ग्रेविटी की वजह से ही हमारा जो प्लेनेट है उसमें जो मास है वो एक दूसरे से बंधा हुआ है। अर्थ के अंदर आपको पता होगी आग लगी हुई है, फिर भी ग्रेविटी ही है जिसने उस प्लेनेट को बांध रखा है, वरना आग तो ये चाहती है कि प्लेनेट ब्लास्ट हो जाए। आप देख पा रहे होगे ग्रेविटी की वजह से ही हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और ग्रेविटी की वजह से ही ब्लैक होल जैसा एक कॉन्सेप्ट आता है कि इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स कि वहां से लाइट भी अगर निकलकर बाहर जाना चाहे तो वो भी बाहर नहीं निकलकर जा पाती। तो कमाल की बात क्या है इस नेचर में कि सबसे वीक फोर्स सारी चीजों के बनाने में रेस्पॉन्सिबल है और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम रेंज में और केवल न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। अब आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि इस बदलते हुए यूनिवर्स के अंदर भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमेशा ही कंजर्व रहती हैं? अब वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं ये जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करें और सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ लें। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।